नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं शिवानी जी की कहानी लेकर, रति विलाप। सुनिएगा। अनुसुईया के विवाह और वैधव्य का समाचार मुझे एक साथ ही मिला था। कभी वह मेरी अंतरंग सहपाठिनी थी, हंसमुख चंचल अनुसुईया पटेल जब गुरुदेव के नृत्य नाट्य में कामदेव बनकर गाती, कटाक्षे रवे मम पंचम सर ताई आमी दीनु बर, अर्थात तेरे कटाक्ष में सदा मेरा पंचम सर रहेगा, यह मैं बर देता हूँ। तो लगता सचमुच ही गुरुदेव की कविता साकार हो उठी है। न उस भ्रू विलास में अनावश्यक खोज खांच करनी पड़ती, न उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को संभालने का ही प्रश्न उठता। इसी से जब गौरी दी अन्य पात्रों को संवार कर उसके पास आती तो ठिठक कर हंसने लगती। तो के आवार साजाबो की रे सवई तो भगवान सेरे दिए छेन, तुझे अब क्या सजाऊं री, भगवान ने सब सज्जा पूरी कर ही तुझे भेजा है। लड़की में सचमुच ही किसी साप भ्रष्ट गंधर्व कन्या की ही देवदत्त प्रतिभा थी। फिर एक दिन वह अचानक ही पिता की बीमारी का तार पाकर अहमदाबाद गई और नहीं लौटी। कुछ दिनों बाद उसका एक लंबा पत्र आया था। पिता की मृत्यु के पश्चात अब उसका आश्रम आना असंभव था। मातृहीन छोटे भाई का भार उनके कंधों पर जिस आकस्मिक वेग से आ गिरा था, उसके लिए वह प्रस्तुत नहीं थी। किंतु पिता का विस्तृत व्यापार अब उसे ही संभालना था। अब गुरुदेव को नृत्य नाटिका के लिए दूसरा कामदेव ढूंढना होगा। मैं अब शायद कभी तुम लोगों को देख भी नहीं पाऊंगी। उसने लिखा तो हमारी मित्र मंडली ने कई दिनों तक अपनी उस रसप्रिया सखी का मातम मनाया था। फिर बरसों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। वह शायद अपने पिता के कारोबार में डूब गई थी और मैं अपनी गृहस्थी में। सहसा 25 वर्ष बाद मेरी वह खोई सखी मुझे केसरबाग में दशहरी और लंगड़ा आमों की ढेरियों के बीच खड़ी मिल गई। पहले कुछ क्षणों तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं अविश्वास से उसे देखती रही। एक हाथ में पुष्ट स्वस्थ लंगड़ा आम लिए वह उतने ही पुष्ट वध सकल कुंजड़े से उसका मोल तोल कर रही थी। न खरीदने वाला दब रहा था, न बेचने वाला। सांप नेवले से आमने सामने तने दोनों ही शायद समझ गए थे कि सौदे के क्रय विक्रय में कोई किसी को ठग नहीं सकता था। अजी हम क्या केसरबाग आज पहली बार आई हैं? ठीक दाम बोलो। वह परिचित होने पर भी अपरिचित लग रहा कंठ स्वर मेरे विस्मृति के नासूर को कुरेद गया। रवींद्र संगीत में अपने कंठ का मधु घोलने वाली कोकिला को क्या क्रूर काल ने गला मरोड़कर ऐसी निर्ममता से मार दिया था। उधर हर दिल अजीज शाही लंगड़े के मालिक ने लपक कर उसके हाथ से आम छीन बड़े लाड़ दुलार से पोंछ कर फिर डाली में ऐसे सजा दिया जैसे अबोध शिशु को किसी सिर फिरे के हाथ से छीन माँ की गोद में रख रहा हो। भुनभुनाती अनुसुईया पटेल दूसरे फलवाले की ओर मुड़ी तो मुझे दूसरा धक्का लगा। कहाँ गई वह नागिन सी भूई लौटती कवरी? किसी टूटी फूटी कब्र पर उग आई छितरी धूप सी विरल केसरास एक रबर बैंड से बंधी थी। इससे पहले कि वह दूसरे आम वाले से उलझ एकदम ही बदल गए अपने कंठ स्वर का भाला मुझे मारती, मैंने उसके कंधे पर हाथ धर दिया और उसके हाथ के बैग सहित उसे एक कोने में खींच ले गई। कितनी बदल गई हो तुम अनुसुईया पटेल, मैंने उसका हाथ सहलाया और विस्मृति के गहन अंधकार में उन अराल अंगुलियों को टटोलने लगी जिनसे मेरा परिचय था।
अनसुईया पटेल नहीं, अब अनसुईया कापड़िया हूँ मैं, उसने हंसकर कहा। तो मैं चौंकी। फिर मेरी हतप्रभ दृष्टि को देखकर उसने स्थिति स्पष्ट कर दी। वैसे अब इस नाम का भी कोई महत्व नहीं रहा। चाहने पर भी अपने मेडेन नाम की टहनी पर फिर फुदक सकती हूँ। पर अब इन टूटे डैनों में दम नहीं है बहन। मतलब? मैंने पूछा। तेरी शादी कब हुई? और खबर भी नहीं दी, क्यों? तूने ही कौन सी खबर दी? इस बार स्वयं मेरा ही उपालंब बूमरैंग के बेग से मुझे धराशायी कर गया। बात तो ठीक ही कह रही थी। दोनों के ही पास तो एक दूसरे का पता ठिकाना धरा था। यह भी संसार का कैसा विचित्र नियम है कि जिन मित्र प्रतिवेशियों का नैकट्य उन्हें हमारे लिए कभी आत्मियों से भी अधिक आत्मीय बना देता है, बिछुड़ जाने पर हम फिर उन्हें तेजी से भुला ही बैठते हैं। नया परिवेश, नई मैत्री पाकर मानव का स्वार्थी स्वभाव उसके अतीत की सुखद से सुखद स्मृतियों को भी बड़ी निर्मम हृदयहीनता से धो पोंछ कर बहा देता है। कभी इसी अनसुईया पटेल के ग्रीष्मावकाश का विछोह भी मुझे असह्य लगता था, और फिर 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बीच कभी भूल कर भी मैंने उसे याद नहीं किया। मैं एक पल को उसके उपालंब का कोई उत्तर दिए बिना ही सिर झुकाए खड़ी रही। फिर वही हंसकर मेरे प्रश्न का उत्तर देने लगी। नए नाम का कोई महत्व नहीं रहा। ये इसलिए कह रही हूँ कि जिसने वह नया नाम दिया था वह नहीं रहा। अब न मायका ही बचा है न ससुराल। इसी से तो आज़ाद घूम रही हूँ। क्यों, तेरा भाई मंगन? मैंने पूछा। ओह मंगन, मैं तो बहुत पहले ही जर्मनी चला गया था, एक जर्मन लड़की से विवाह कर वहीं बस गया। सुना मेरी जर्मन भाभी दहेज में रेडीमेड 3-3 भतीजियाँ भी लाई है मेरे लिए। वह फिर हंसी। तू यहाँ कब से है? मैं अपना कौतूहल रोक ही नहीं पा रही थी। अरे मैं यहाँ क्यों होने लगी? मैं तो बम्बई में हूँ, वहाँ साड़ियों का बिजनेस करती हूँ। लखनऊ के चिकन, बनारस से बनारसी, दक्षिण से टेम्पल साड़ियाँ लेने प्रायः ही देश भ्रमण करती रहती हूँ। बम्बई पहुँच उद्योगपतियों की विराट काय सेठानियों को इन्हीं साड़ियों को चौगुने दाम में बेच साल भर चैन की बंसी बजाती हूँ, समझी? वह तो आज सोचा क्यों न चलते चलते एक झहुआ लंगड़ा आम लेती चलूँ। चलो अच्छा ही हुआ, आज यहाँ न आती तो तू कहाँ मिलती मुझे। सामान स्टेशन पर ही छोड़ आई हूँ। अब चल तेरा सामान ले आए। अब आज नहीं जाने दूंगी तुझे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैसी बातें करती हो पगली? उसका स्वर अचानक ही बुझ सा गया। मुझे आज जाना ही होगा। कुछ साड़ियाँ परसों अमेरिकन एम्बेसी भेजनी है। उधर रूस में रामलीला हो रही है और सीता स्वयंवर के लिए एक भारी साड़ी का ऑर्डर मिला है, उसे भी परसों भेजना है। कल चल कहीं एकांत में बैठकर चाय पी जाए। अचानक उसके क्लांत स्वर में 25 वर्ष पूर्व का वही कैशोर सुलभ उत्साह गूंज उठा, जब वह मुझे आश्रम के कालू की प्रसिद्ध दुकान पर चाय पीने को आमंत्रित करती थी। मैं उसे जहाँ ले गई वहाँ चाय तो खूब अच्छी मिली, पर एकांत नहीं जुटा। फिर हम दोनों अमीनाबाद के शिव मंदिर के शीतल ओसारे में बैठ गई थी। 12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, इसी से वहाँ तब दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं थी। आसपास खड़े लूले लंगड़े अंधे भिखारियों को भी असह्य तपती दोपहरी ने दूर झाड़ी झुरमुटों की छाया में खदेड़ दिया था। वही अनसुईया पटेल मुझे अपनी विचित्र कहानी सुनाई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उसने मामा की सहायता से अपना कारोबार संभाल लिया, किंतु व्यवहार कुशल संसारी मामा ने भांजी की समृद्धि से नहर काट अपनी बगिया सींचने में भी कम तत्परता नहीं दिखाई। अनसुईया कुछ कुछ समझने लगी थी कि मामा ने उसका विवाह अपने एक समृद्ध मित्र के अकर्मण्य पुत्र से कर दिया। कुटिल मामा ने विवाह से पूर्व उसे उसके
भावी पति की एक झलक दिखाकर ही मुग्ध कर दिया था। तब वह क्या जानती थी कि देखने में किसी ग्रीक देवता सा ही वह सुदर्शन तरुण विवाह की पहली रात्रि को ही अपने उन्मत्त अट्टहास और उससे भी अधिक उन्मत्त व्यवहार से उसे सहमाकर जीवन भर के लिए पुरुष मात्र के लिए पत्थर बनाकर छोड़ जाएगा। दूसरे दिन ससुर ने उसे एकांत में बुलाकर उससे सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। बेटी, तुमने इसे जैसा कल देखा ऐसा यह नहीं था। मिर्गी के दौरे इसे बचपन से ही पड़ते थे, पर इधर 2 वर्षों से वह बंद हो गए थे। मैंने सोचा कि सुशील लड़की को वधू के रूप में पाकर ये मानसिक रूप से स्वस्थ हो उठेगा। मैंने तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि वे तुम्हें भी सब कुछ बता दें। तुम्हें यदि जरा भी आपत्ति हुई हो तो ये संबंध मुझे मान्य नहीं होगा। उन्होंने निश्चय ही तुम्हें बतलाया होगा। क्यों बेटी? उत्तर में अनसुईया पटेल की बड़ी बड़ी आँखों से टपाटप आंसू की बूंदें भी गिर रही थीं। बार बार पूछे जाने पर उसने नकारात्मक मुद्रा में केवल माथा हिला दिया। ओह, ये तो भयानक अन्याय है। उसने तो कहा कि मेरी भांजी को कोई आपत्ति नहीं है। कहती है स्वयं मेरे कुल में भी तो दोष है। कौन करेगा मुझसे विवाह? बड़ी समझदार है मेरी अनसुईया। दोष? अनसुईया चोट खाई सरपड़ी सी फुफकार उठी। हाँ बेटी, दोष तो मैं स्वयं अपनी आँखों से ही देख चुका था। करसनदास भोगीदास कापड़िया का स्वर अनसुईया के कानों में जलती सलाखें घुसा गया। तुम्हारी दादी को तुम्हारे दादा ने सीधे मुजरे से खींचकर अपने गृह में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं मेरे अन्नप्राशन में भी उन्हें 5,000 बयाना देकर नाचने बुलाया गया था। अनसुईया के लिए एक ऐसी चोट थी जो जीवन भर के लिए उसे पंगु बना गई। तुम चिंता मत करो बेटी। करसनदास का स्वर और भी धीमा पड़ गया था। अपराधी हूँ मैं। तुम्हारी सास की मृत्यु ने मुझे विक्षिप्त बना दिया। सोचता था संसार त्यागी बनकर निकल जाऊंगा, पर इसी पुत्र की माया ने मुझे जकड़ लिया था। अपना सारा साधनामय जीवन मैंने गृहस्थ में रहकर बिताया। कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के गूढ़ तत्वों को मैंने इसी गृहस्थ आश्रम में आयत्त किया। अब सोचता हूँ कि मुझसे निकृष्टतम पाप हो गया। तुम्हारे मामा ने तुम्हें जानबूझकर ही अंधे कुएं में धकेला और एक धक्का मैंने भी दे दिया। चाहने पर तो तुम्हें गिरने से मैं बचा सकता था, पर जो हो गया उसके लिए अब रो पीट कर क्या लाभ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं हूँ बेटी, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। मेरी इस अटूट संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी आज से तुम हो। जहाँ चाहो घूमो, जैसे चाहो रहो, तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पति को निचली मंजिल के एक कमरे में रात दिन बांध कर रखा जाता था। मैं अपनी खिड़की से देखती, मैं अपने गोरे गोरे हाथ जंगले से निकाल लोहे की छड़ों से जूझ रहा था। उसकी दिल दहलाने वाली चीख कभी कभी मुझे पागल बना देती। खोल दो मुझे, जाने दो मुझे। कहाँ गई वह? अरे कसाईयों, कहाँ छिपा दिया मेरी सुंदरी बहू को? अरे मैंने तो उसका अंगूठा पकड़ा है पापा। मैं क्या उसे भगाकर लाया हूँ? फिर वह थककर घंटों चुप्पी साधे मुर्दा बन जाता और मुझे न जाने कैसी दहशत होने लगती। कहीं कुछ तो हो तो नहीं गया भागे को। कभी ठीक आधी रात को उसके सुरीले कंठ की तड़प भरी टीस मुझे गाकर फिर अपनी खिड़की के पास खड़ा कर देती। मैं बता नहीं सकती बहन, उस कंठ में उसका उन्माद न जाने कौन सी मोहिनी घोल गया था। ए ऐने हैया ना कोर मा राख जू, ऐने हाथ नी हथेली मा राख जो, जोवनियों चाल्यू जैसे। अरे इस हैया की कोर में संजोकर रखना, इसे हाथ की हथेली में रखना, ये यौवन चला जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जी में आता भागकर उसके सुंदर शरीर से बंधी लौह श्रृंखला तोड़कर उसके गले में बाहें डाल दूं।
विवाह की प्रथम रात्र की किसी सद्योदृष्ट दुःस्वप्न की सी वह स्मृति भी मेरे मानस पटल से विलुप्त हो जाती और मैं घंटों अपनी खिड़की की छड़ थामे उस मीठे कंठ की तड़प भरी टीस सुनती रहती। नित्य घर के 2 पुराने नौकर उसे पकड़कर जबरदस्ती नहलाते तो मैं छिप छिप कर उसी लड़की खिड़की की ओर से उसे देखती रहती। कभी पानी छपछपाता वह किसी दुधमुहे बालक की सी किलकारियाँ मारता और कभी मुँह में पानी की पिचकारी भर दोनों नौकरों को भिगो बचकानी ठिठोली से मुझे भी हंसा देता। सहसा मेरा यत्न से छिपाया गया स्मृति उसकी पैनी दृष्टि की पकड़ में आ जाता और वह एक बार फिर सौराष्ट्र के उस मधुर लोक गीत से मुझे व्याकुल कर देता। जोगनियों चालियों जैसे मुझे लगता कि जैसे वह बार बार मुझे झकझोर कर चेतावनी दे रहा है, देर मत कर अनु, तेरा ये यौवन फिर चला जाएगा। एक दिन पिताजी के बहुत आग्रह करने पर उनके साथ उनकी वृद्धा बहन से मिलने उनके गांव चली गई। खुफिया सास ने मुझे स्वयं अपने हाथों से उपहार रूप में दिया गया लाल पाड़ेतर का गोटा किनारी लगा साड़ला पहनाया। विवाह के बाद मैं अपनी साज सज्जा के प्रति एकदम ही उदासीन हो गई थी। सजती भी किसके लिए? कौन था जो मेरे श्रृंगार को सराहता? उस दिन भी मैंने टीका नहीं लगाया था। खुफिया सास ने मुझे बहुत फटकारा। फिर कंकु का बड़ा सा ठेठ गुजराती चांदला लगा। बड़ी देर तक मेरा चिबुक थाम मुझे निहारती रही। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने पिताजी से कहा, करसनिया हवे तू प्रायश्चित कर मारा पाट्या। करसनिया अब तू प्रायश्चित कर अभागे। न जाने कैसी उदासी में डूबे हम दोनों लौटे तो दुर्भाग्य मुँह बाए हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। बरामदे में पहुँचते ही मेरा रक्त जम गया। पानी के बड़े से बाल्टे से पानी निकालता, नौकरों को भिगोता। मेरा उन्मत्त पति नहा रहा था। अब सोचती हूँ कितनी मूर्ख थी मैं। तब तक उसने मुझे नहीं देखा था। यदि मैं उसी क्षण भाग जाती तो क्या मेरा उतना बड़ा सर्वनाश हो पाता? किंतु विधि का लिखा तो मुझे कठपुतली सा नचा ही रहा था। मैं उसे एकटक देख रही थी। दूर से जिस गौरांग की देह छटा ने मुझे आकृष्ट किया था, वह निकट से मुझे उस दिन तन मन की सुधि भी बिसरा गई। मेरे दोनों पैर जैसे किसी ने कील ठोंकर पृथ्वी पर गाड़ दिए थे। कितना गोरा था वह, कैसी तीखी नाक थी। भीगे बालों का गुच्छा उसके शुभ्र ललाट पर कैसे चिपक कर रह गया था। अचानक उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और पल भर के लिए उन रस भरी सरवती आँखों का उन्माद विलुप्त हो गया। मत गयंद की ही भांति वह चीत्कार मारकर उठा, दोनों तगड़े अनुचरों को धक्का मारकर गिरा दिया और मेरी ओर भागा। इससे पहले कि मेरे हक्का बक्का रह गए ससुर जी मुझे बचाते, वह फूल की भांति मुझे गोद में उठाकर छत की ओर भागा। उस स्पर्श में कहीं भी कठोरता नहीं थी बहन, कहीं नहीं। कितना सुहाग, कितना लाड़ दुलार था उस स्पर्श में। ओठों ही ओठों में वह न जाने क्या बड़बड़ाता सीढ़ियाँ फांदता चला जा रहा था। छत के एकांत में उसने मेरे भय से थरथराते अधरों पर अपने अधर रखे ही थे कि पिताजी गरजे, छोड़ उसे, रख नीचे। क्रोध और भय से उसकी देह थरथरा रही थी, क्योंकि अब उनका पुत्र मुझे गोद ही में लिए छत की ऊंची मुंडेर पर चढ़ गया था। सुना नहीं तूने विक्रम? पहली बार मैंने ससुर के उग्र तेज स्वभाव को देखा। उतार इसे नीचे, और अगर इसे लिए ही नीचे कूद जाऊं तब? एक पल को मैंने उसके इस विवेकहीन विक्षिप्त स्मृति को कनखियों से देखा और भय से आंखें मूंद लीं। किसी शाखा मृग की ही भांति वह अब मुझे छाती से चिपटाए छत की सबसे तीखी मुड़ेर पर खड़ा अपने पिता को चिढ़ा रहा था। उनके पीछे खड़ी थी विवश नौकरों की लंबी कतार। एक पल को मेरी आंखें फिर खुली। मुंडेर से नीचे की घातक गहराइयों को देखते ही मैंने आसन्न मृत्यु को निश्चित मानकर स्वीकार कर लिया। मेरी आंख बंद थी। बीच बीच में हाँफते उत्तेजित पति की नग्न लोमश छाती का स्पर्श मेरे कपोलों को सहलाता मुझे भय जनित मूर्छा में
क्रमशः डुबाता जा रहा था। अच्छा तो पिताजी, मैं यह कूदा। मैंने उसी क्षण उसको जकड़ लिया। फिर वह स्वप्न की भांति घटित हो गया। पिताजी ने लपक कर मुझे छीना और नौकरों की सम्मिलित चीख मुझे जिभह करती चली गई। बहन, पिताजी ने बहू को तो बचा लिया किंतु बेटे को खो दिया। मुझे छीनने में अनजाने में उसे लग गया धक्का ही उसके पुत्र की एक एक हड्डी को चूरा बना गया। मृत्यु तत्काल हो गई, किंतु शहर भर के डॉक्टरों ने निर्जीव देह को खटखटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पुत्र की बलि देकर ही जो मुझे बचा पाया था, उससे मैं अब कह ही क्या सकती थी। कई दिनों तक आत्मीय स्वजनों का तांता सा लगा रहा। फिर हमारी विशाल अट्टालिका में वैसी ही मनहूस निस्तब्धता छा गई जैसी किसी भयानक तूफान के बाद समुद्र तट पर छा जाती है। मामा मामी खबर पाते ही हवाई जहाज़ से उड़कर मेरे घायल चित्त की मरहम पट्टी करने पहुंच गए थे। पिताजी की उपस्थिति में ही मामा बार बार अपने साथ सूरत ले जाने की जिद करने लगे, तो मैं क्रोध से उबल पड़ी थी। न जाने क्या क्या कह बैठी थी उनसे। फिर पिताजी ने ही मुझे शांत कर दिया था। तुम निश्चय ही अनु को अपने साथ ले जा सकते हो। हर सुख मेरा अब इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। उनका संयत कंठ एक क्षण को रुंध गया था। अनु बेटी, तुम अपने मामा जी के साथ जाना चाहो तो आज ही जा सकती हो। मैं तुम्हारा हाथ खर्च नियमित रूप से तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगा। उत्तर में मैंने मामा को जिस आग्नेय दृष्टि से घूरा था, उसके पश्चात कुछ न कहने का प्रश्न ही नहीं उठता था। बेचारे सकपकाकर उसी दिन बोरिया बिस्तर लपेट कर चले गए। कुछ दिन फिर उसी नीरस दिनचर्या के बीत गए। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने कमरे में बुलवा भेजा। अनु बेटी, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है, बैठो। मैं उनके पैरों के पास धरे मोढ़े पर बैठ गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अनु, मेरा शोक मेरे कलेजे पर एक गुरुतम शिला बनता मेरा दम घोटता जा रहा है। इस कमरे को देख रही हो ना, जहाँ तुम बैठी हो, वहीं ये मोढ़ा डालकर कभी तुम्हारी सास बैठा करती थी। इसी वायव्य कोने में तुम्हारे पति ने जन्म लिया था। उस सामने वाले कमरे में उसका चूड़ा कर्म हुआ था। जनेऊ के लिए हम उसे विंध्यवासिनी ले गए थे। उस शोकेस में आज भी उसके बाल्यकाल के निर्जीव खिलौने उसी तरह सजे। उस कांच की शीशे में तुम्हारी सास, जो उसकी पहली बार उतरे रेशमी केस के गुच्छों को सहज गई थी, उन्हें लाख चेष्टा करने पर भी मैं उसके फूल के साथ गंगा में प्रवाहित नहीं कर पाया। ऊपर धरे सूटकेस में अभी उसके स्कूल के ब्लेजर, कलम, दर्जनों कमीजें उसी सलीके से धरी हैं जैसे उसकी माँ संवार गई थी। कहीं पढ़ा था, मनुष्य कभी किसी बीमारी से नहीं मरता है अतीत की स्मृतियों के बोझ से। रात को उसकी स्मृति के यही निर्जीव अवशेष अतृप्त प्रेतात्माओं की ही निष्ठुरता से मेरा कलेजा रौंदने लगते हैं। यदि मैं अब और यहाँ रहा तो पुत्र की ही भांति शायद उसकी लौह श्रृंखलाएं एक दिन मुझे भी जकड़ लेंगी। इसी से मैंने निश्चय किया है बेटी, इस स्मृतियों के मुर्दा अजायब घर को बेच बाच हम कहीं दूर चलें। कैसी बात करते हैं आप पिताजी। मैंने उनके उस अप्रत्याशित प्रस्ताव को से बुरी तरह काँप उठी थी। कुछ ही महीनों की परिचिता उस मनहूस हवेली के प्रति मेरा मोह आज भी वैसा ही बना रह गया है। उसके एक एक जंगले, एक एक सोपान, द्वार, कपाटों की एक एक चिटकनी की खटखट सुनते ही मैं जान जाती थी कि कौन सा द्वार खुला और कौन सा पट मुदा। आधी रात को हवा के मदिर झोंके के साथ कमरे में किसी दुस्साहसी दस्युसाही घुस आया। मैग्नोलिया का खुशबूदार भवका मुझे जगा देता। और एक पल को मैं सच कहती हूँ बहन, अनसुईया अपने ठंडे कांपते हाथों से मेरे दोनों हाथ जकड़कर कहने लगी, मुझे लगता है पानी छपछपाता फिर गा रहा है। ये अइने हैया न कोरमा राख जो बनियो चालियो जैसे। पसीना पसीना होकर मैं अंधेरे कमरे में थरथराती कांपती आंखें बंद कर लेती उस
लोमस चौड़ी नग्न छाती का विस्तृत स्पर्श एक बार फिर मेरे अश्रुसिक्त कपोलों को सहलाने लगता। घर की बुढ़िया नौकरानी रड़ियत बाई मेरे कमरे में ही सोती थी, फिर भी मैं सारी रात नहीं सो पाती। अनियमित निद्रा और आहार मुझे शरीर और मन से बुरी तरह तोड़ता चला जा रहा था। ये शायद मेरे स्नेहालु पिताजी ताड़ गए थे। ये शायद मेरे स्नेहिल पिताजी ताड़ गए थे। पिताजी, आप क्या मेरी बात ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव कर रहे हैं? मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं बेटी, पिताजी का स्वर मुझसे भी अधिक दृढ़ था। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसमें मेरा ही स्वार्थ अधिक है। तुम्हें अभी हमारे कुटिल समाज की घृणात्मक मनोवृत्ति का अनुभव नहीं है। मेरा वैभव, तुम्हारी कच्ची उम्र का वैधव्य, तुम्हारा सौंदर्य कभी भी हम दोनों पर घातक हथगोला फेंक सकता है। ऐसा गोला मनुष्य को एक बार ही जलाकर उसके प्राण नहीं लेता, जीवन भर के लिए उसे विकृत कर तड़पने को छोड़ जाता है। अनु बेटी, समाज तो सगे भाई बहन के एकांतवास को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। फिर दुर्भाग्य से मैं विधुर हूँ और तुम विधवा। एक दिन मैं क्रोध से कांपती बीच ही में टोक उठी थी। पिताजी, कोई भी ऐसी नीचता नहीं कर सकता। ये सब आपके मन का वहम है। काश ऐसा ही होता अनु बेटी। उनकी करुण हंसी में वर्षा स्नात हवा के झोंके सी ही करुण आर्द्रता थी। कल बड़ी रात तक बाग में घूमता रहा। लौटा तो सोचा सागर पेशे का चक्कर लगाता चलूं। मैंने अपने कानों से सुना मेरे नमक हराम भृत्य मेरे ही गले पर छुरी फेर रहे थे। कह रहे थे जानबूझकर ही तो रड़ुए बुढ़े ने पागल लड़के को छत से धकेल दिया, जिससे उम्र भर सुंदरी जवान बहू के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। पूरी जायदाद भी तो लिख दी है पाटन की पटरानी के नाम। मैं घुटनों में सिर डालकर सुबकने लगी थी। ओफ, कभी कितनी नीचता कर उठता है समाज। मरे सांप की आंख पोंछने में भी तो मनुष्य को कभी ऐसा निर्वचनीय आनंद आने लगता है। पिताजी ने मेरी ही सिसकियों से कांपती पीठ को एक बार फिर सहलाया। मत रो अनु, तेरे आंसू मैं देख नहीं पाता। मुझे और अपराधी मत बना बेटी। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुझे इस घुटन भरे दूषित वातावरण से बाहर ले चलूँगा। मेरा विश्वास है कि नए आकाश के तले मनुष्य सदा एक नए जीवन का आरंभ कर सकता है। फिर पिताजी 8 ही दिन के भीतर कभी प्राणों से प्रिय अपनी उस हवेली को उसके एक एक स्मृति चिन्हों के साथ बेच बाँच बिना किसी से कुछ कहे मुझे लेकर मुंबई आ गए। वहीं उन्होंने मेरे लिए ये बुटीक खोल दी। इंद्रधनुष अपने नाम को सार्थक करती मेरी ये दुकान 20-20 सेर की भारी टेम्पल साड़ियों, औरंगाबादी, बनारसी, चंदेरी साड़ियों की मौलिक आभा से 6 महीने में ही पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। बड़ौदा और सूरत की असली जरी, लखनऊ की कारचोबी बादला और सुनहली बूटियाँ एक से एक समृद्ध ग्राहकों को यहाँ खींच लाती। और कभी कभार फिल्मी लगन खुलते तो मेरी तिजोरी को दुल्हन बनी चित्र तारिकाएँ नोटों की गड्डियों से भर देती। अपने सद वैधव्य दग्ध चिता की जलन मैं अपने नए व्यवसाय की ख्याति के बीच भूलने लगी थी। दुकान का सारा काम मैं ही संभालती थी। उधर घर का मोर्चा संभालते थे पिताजी, जो आज तक एकांत सेवा और योग साधना में निरत थे। उनके लिए यह एक नया अनुभव था कि मुझे कभी कभी बड़ा दुख भी होता और मैं कहती, पिताजी, अपने रहते आपको ये सब करते देखती हूँ तो बड़ी ग्लानि होती है। पागल कहीं की, वे मुझे ही डपट कर रख देते। मेरे गुरुदेव ने कहा था, बेटा, निस्वार्थ रूप से जन सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखना। जन सेवा ही तो है ये। मैं दुकान जाने लगती तो वे नाश्ते के डिब्बे में अचार की फाँक से लेकर हरी मिर्च नमक रखना भी नहीं भूलते। शाम को थकी मादी लौटती तो देखती कि मेरे वार्धक्य जर्जर ससुर गैस जला मेरे लिए चाय बना रहे हैं। ओह, कैसा कठोर प्रायश्चित कर रहे थे पिताजी। न कहीं जाना, न कहीं आना, न कोई मित्र, न कोई आत्मीय। मैं कई बार नौकर रखने के लिए कह चुकी थी, पर पिताजी डपट देते। नहीं, क्या ज़रूरत है,
नौकर रखने की। पढ़ती तो हो अखबारों में, आए दिन कभी कोई मालिक का गला घोंट कर भागता है, कोई मालकिन का। काम तो चल ही रहा है। फिर सच कहता हूँ अनु बेटी, नौकरों की भीड़ भड़ाक के बाद मुझे अब अपना यह स्वावलंबी जीवन बहुत अच्छा लगने लगा है। पर एक दिन मैं दुकान से लौटी तो मेरे साथ उस सांवली सलोनी किशोरी को देखकर पिताजी चौंक पड़े थे। पिताजी के पैर छू हीरा, मैंने ऐसे स्नेहपूर्ण अधिकार से कहा जैसे मैं मेरी सगी छोटी बहन हो। आज से मेरे ही नहीं तेरे भी पिताजी हैं ये, समझी? खूब मन लगाकर इनकी सेवा करना। हीरा लजाकर पैर छूने लपकी तो पिताजी ने झिझक कर पैर समेट लिए। आज चल तुझे अपना कमरा दिखा दूँ, आज से तू वहीं सोएगी। फिर उसे भीतर ही अपने कमरे की सफाई के जाल में उलझा मैं पिताजी के पास लौट आई। हंस हंस कर अपने दुस्साहसी कदम की भूमिका बांधने लगी। जेल की डॉक्टरनी नीला नागर मेरी पुरानी ग्राहिका थी। उन्हीं से मैं हीरा को मांग लाई थी। दुकान का काम बहुत बढ़ गया था। पिताजी भारी भारी साड़ियाँ दिखाते दिखाते मेरे पखोरे दुखने लगते हैं। बड़ी दुखियारी लड़की है बेचारी, कल की छूटी है। कहाँ से छूटी है? पिताजी ने जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। जेल से, और कहाँ से छूटेगी पिताजी? मैंने बड़े यत्न से अपने स्नेहपूर्ण स्मित का जाल फैलाया, पर पिताजी के तने तेवर देखकर स्वयं ही सहम गई। मेरे प्रज्ञाचक्षु ससुर क्या स्वयं ही योग बल से उस अभागी का अतीत जान गए थे। 14 वर्ष की अबोध बालिका थी मैं। फिर आंखें नीचे झुकाए ही उसका कलुषित अतीत ऐसे दोहराने लगी जैसे कोई सहमा बालक अपने कठोर शिक्षक की बेत से सहमता कंठस्थ किया हुआ पाठ सुना रहा हो। विवाह हुआ था यह एक वृद्ध पागल से। दिन रात उसे पीटता था, नोचता था, खसोटता था। मेरी वाणी अब दुस्साहसी बनती वृद्ध पिताजी को पल पल आतंकित कर रही थी। ये तो मैं हीरा का ही नहीं, जैसे स्वयं अपना अभिशप्त अतीत दोहराती उनसे दया की भीख मांग रही थी। कई रातों से बेचारी सो भी नहीं पाई थी। एक दिन भूखी प्यासी ओसारे में ही पसर गई। सहसा पति के निकट उन्मत्त अट्टहास ने इसे चौंकाकर जगा दिया। दोनों हाथों को साधता वह इसका गला घोटने बढ़ा आ रहा था। इस अभागी को बचाने न वहाँ इसकी सास थी, न ससुर, न देवर, न जेठ। सब मेला देखने गए थे। पगला धीरे धीरे दांत किटकिटाता अपने पुष्ट हाथों का फंदा इसके गले में डालने बढ़ा। इससे वहीं पर धरी हुई दरांती खींच कर मारती। ठीक गर्दन पर ही लगी और नस कट गई। 3 घंटे में ही इसे अपने उन्मत्त सहचर से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। पर मूल्य चुकाना पड़ा आजन्म कारावास का दंड स्वीकार कर। पहले भेजी गई नासिक जेल, फिर नागपुर। अपने सौम्य आचरण से स्वयं ही कठिन दंड का घेरा काटती वह गांधी शताब्दी में एक बार फिर बंधन की चारदीवारी से बाहर निकल आई। इसके मायके ससुराल की कुछ चिट्ठियाँ भेजी गईं, पर कोई भी इसे लेने नहीं आया। अंत में मैं ही कल रुक्का लिखकर इसे यहाँ ले आई। कैसा आश्चर्य है कि ठीक मेरे ही से जीवन की पुनरावृत्ति विधाता ने इस अभागिनी के जीवन में भी कर दी। तुमने ये क्या किया अनु? एक पतिहंता को मैं कभी भी अपने घर में रखने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी के ललाट की झुर्रियाँ पसीने की बूंदों से और भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। ईमानदारी से देखा जाए पिताजी को तो मैं भी पतिहंता हूँ। क्या मेरे कारण आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई? किसी वाचाल चतुर वकील की भांति अपने दुर्बल पक्ष को अपनी मुखर दलील से पुष्ट बनाती मैं पग पग पर अपने दुर्बल ससुर को पराजित करती चली जा रही थी। तुम्हारी इच्छा बेटी। पिताजी ने फिर एकदम ही हथियार डाल दिए। पर जानबूझकर मक्खी निगलना क्या तुम सी बुद्धिमती को शोभा देता है? मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था अनु, तुम्हारे किसी निर्णय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम आज भी उतनी स्वतंत्र हो, पर मुझे तुम्हारा इस अनजानी अपराधिनी को ऐसे घर में लाना अच्छा नहीं लगा।
फिर भी मैं उसे जीवन भर अपना आश्रय देने का निर्णय ले चुकी थी। कुछ दिनों तक पिताजी और मेरे बीच एक अजीब तनाव की दीवार सी खिंच गई। पिताजी का अध्ययन हीरा के अनधिकार प्रवेश के साथ गहन से गहनतर होता चला गया। लौटती तो देखती पिताजी जानबूझकर ही साल से चेहरा ढूंढ कर लेट गए हैं। हीरा बेचारी भी सहमी सहमी काम में लगी रहती। उसकी फुर्ती सुघड़ सलीका देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाती। मैंने उसे जेल में भी देखा था। ऊंची बंधी एक अंगुल कन्नी की मोटी धोती, आकारहीन चोली में उसका यौवन जैसे अब तक किसी मदारी की जीर्ण कतरी में छिपे नए नए पकड़े गए नागशाही घातक कुंडली में मुंडी दुबकाए बैठा था। मुक्त होते ही वह अब फन उठाए किसी भी दुस्साहसी दर्शक को सहमा सकता था। तो ये था शिवानी जी की लिखी कहानी रति विलाप का पहला भाग। शीघ्र ही मैं दूसरा भाग लेकर उपस्थित होती हूँ। ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सादर नमस्कार।